कर दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एस्टा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी टीएस इलियट की, थॉमस स्टर्न इलियट की दूसरी क्लास है। जैसा कि हम लोग पहली क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ लिए थे, उनके बारे में डीप सारी चीजें पढ़ लिए थे, तो एक बार जल्दी से फटाफट आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और शेयर कर लीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनके आज कल इनकी पूरी बायोग्राफी तो पढ़ लिए थे, लेकिन आज इनके बारे में जितने भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वेस्टलैंड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी ये वर्क है जो कि इनसे खूब क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इनकी बर्थ और इनकी डेथ डेट को। क्या है? 26 सितंबर 1888 सेंट लुइस, मिसौरी, यूनाइटेड स्टेट्स में इनका बर्थ था। और इनकी डेथ कहां पे हुई थी? डाइड ऑफ इम्फिजिमा ऑन जनवरी 4। कब? 4 जनवरी 1965 में इनकी डेथ हुई थी, जो कि ये भी लंदन में ही है, लेकिन केंसिंगटन में हुआ है। और ये मिसौरी में इनका बर्थ और केंसिंगटन में इनकी डेथ हुई है। दोनों यूनाइटेड स्टेट्स में ही है। ओके डियर, अब अगली हम लोग बात करते हैं इनके पेरेंट्स के बारे में। तो हिज फादर हेनरी वेयर इलियट वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, प्रेसिडेंट एंड ट्रेजर ऑफ द हाइड्रोलिक। अंडरस्टैंड क्लियरली गाइस? सो बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। प्रेस ब्रिक कंपनी इन सेंट लुइस, हिज मदर कैथोलिक चैम्प स्टर्न वॉज अ पोएट। इनकी माताजी एक पोएट थी एंड सोशल वर्कर भी थी। एजुकेशन इनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड मैट्रोन कॉलेज ऑक्सफोर्ड। स्पाउस 1915 में 1915 में इनकी विवेने हाईवुड से इनकी शादी हुई। उसके बाद 1957 में वेलेरी इलियट से इनकी शादी हुई। ठीक है जी। उसके बाद इनको ऑनर्स क्या क्या है? 1948 में नोबेल प्राइज मिला इनको लिटरेचर में, लिटरेचर के क्षेत्र में इनको मिला। 1948 में ही इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का भी खिताब मिला। ये दो लोगों को अभी तक इन
कंप्लीट पीजीटी के राइटर्स में से सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को यह अवार्ड मिल चुका है। एक तो आपको पीवी सेली साहब को मिला है और दूसरा ऑर्डर ऑफ मेरिट मिस्टर थॉमस स्टर्न्स इलियट मींस टी.एस. इलियट को मिला है। टी.एस. इलियट मोस्टली शॉर्ट फॉर्म में ही देता है टी.एस. इलियट, इसीलिए कई बार इनके फुल फॉर्म को भी पूछ लेता है कि व्हाट अ फुल फॉर्म ऑफ टी.एस. तो टी.एस. का फुल फॉर्म क्या होता है? थॉमस स्टर्न्स। अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट इनका ऑक्यूपेशन क्या क्या है जरा बताइए। ये 20th सेंचुरी मतलब मॉडर्न एज के 20वीं सदी के मॉडर्न एज के ये इंग्लिश पोएट है, एसेइस्ट है, प्ले राइट है, लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक है। मतलब वो सारी चीजें हैं जो प्ले में और इन सारी चीजों में मिलते हैं। तो मेरे दोस्त ये हो जाते हैं। आगे देखिए, बात करते हैं इनके बारे में। इलियट वॉज डिसेंडेड फ्रॉम अ डिस्टिंग्विश्ड न्यू इंग्लैंड, और इनको डिफरेंट हो गए थे, ये यहां वहां से ये मूव कर गए थे कहां? न्यू इंग्लैंड फैमिली एंड दैट हैड रिलोकेटेड टू सेंट लुइस मिसौरी, और जो कि कहां पे लोकेटेड है मेरे दोस्त? सेंट लुइस मिसौरी में। हिज फैमिली अलाउड हिम टू वाइडेस्ट एजुकेशन अवेलेबल इन हिज टाइम, और उन्होंने अपने समय के लिए और उनके परिवार वालों ने इनको हायर एजुकेशन के लिए क्या किया? प्रेरित किया। विद नो इन्फ्लुएंस फ्रॉम हिज फादर टू बी प्रैक्टिकल एंड टू गो इनटू बिजनेस फ्रॉम स्मिथ अकेडमी। कहां से? स्मिथ अकेडमी एंड सेंट लुइस। ही वेंट टू मिल्टन इन Massachusetts. From Milton, he entered Harvard in 1906. 1906 में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? एंटर किए। He received a BA in 1909 में। After 3 instead of the usual 4 years, the man who influenced him at Harvard were जॉर्ज सेंटियाना। इन्होंने एक फिलोसोफर है, इनको बहुत प्रभावित किया, एंड पोएट भी है, एंड द क्रिटिक आइवर्स बैबिट। फ्रॉम द बैबिट ही डेराइव्ड एन एंटी रोमांटिक एटीट्यूड। ये किससे थे? रोमांटिक के क्या थे? एंटी थे। दैट एम्प्लीफाइड बाय हिज लेटर रीडिंग इन ऑफ ब्रिटिश फिलोसोफर एफ। ये इनसे बीच में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेंगे। F.H. ब्रैडली एंड T.E. हेमेल लास्टेड थ्रू हिज लाइफ। इन द academic year 1909 to 10 he was an assistant in philosophy at Harvard। और ये जो है कि उस समय ये एक असिस्टेंट भी थे, कहां पर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में। ठीक है जी। उसके बाद ही स्पेंड द ईयर 1910 to 11 इन फ्रांस, और वे कहां पे अपना समय बिताया? 1910 से 1911 फ्रांस में उन्होंने अपना समय बिताया। अटेंडिंग हेनरी बेंसन्स एंड लेक्चर्स इन द फिलोसॉफी एट द सोवर्न्स एंड रीडिंग पोएट्री विद द स्टेन फासियर। इलियट्स स्टडी ऑफ द पोएट्री ऑफ दांते। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दांते की पोएट्री बहुत ज्यादा फेमस है। इनकी पोएट्री मतलब इमोशनल, ट्रेजिक, हर टाइप की इनकी पोएट्री रही है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है इस क्षेत्र में। ऑफ द इंग्लिश राइटर जॉन वेबस्टर एंड जॉन डन। जॉन डॉन, कौन कौन? जॉन वेबस्टर और जॉन डॉन जो है, ये दोनों लोग ऑफ द फ्रेंच सिंबलिस्ट। ये फ्रेंच सिंबलिस्ट में, प्रतीक में जो जूल्स है, ये सभी लोग इनकी मदद किए। फ्रॉम 1911 टू 1914 ही वॉज बैक एट हार्वर्ड। फिर से वो जो है कि 1911 से 14 के बीच में हार्वर्ड फिर से लौटा है, रीडिंग इंडियन फिलोसॉफी एंड स्टडिंग संस्कृत। और इंडियन फिलोसॉफी को स्टडी करते हैं और जानते हैं ये एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दैट इज संस्कृत। वो क्या है मेरे दोस्त? वो संस्कृत है, ये संस्कृत की स्टडी करते हैं वो।
संस्कृत की स्टडी करते हैं। इन 1913 ही रेड ब्रैडलेज अपीयरेंस एंड रियलिटीज। बाई 1916 he had finished in Europe. He had finished in Europe as dissertation entitled Knowledge and Experience of the Philosophy of F.H. Bradley. But World War First, पहले वर्ल्ड वॉर में I had intervened and he never returned the Harvard to take the final oral examination for the PhD degree. और वहां पे पीएचडी करने तो गए थे, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर जो था उसके समय वो फिर से लौट आए और क्या किए, और वो फिर से अपनी पीएचडी की डिग्री लेने आए। In 1914 Eliot met and began a close association with the American poet Isa Pond. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है इजा पॉन्ड। इनसे उनकी मुलाकात होती है और ये उनके साथ साथ बहुत ही अच्छी अच्छी पोएट्रीज और ऐसे को लिखना प्रारंभ कर देते हैं। Eliot was to pursue four careers: editor, dramatist, literary critic and philosophical poet. ये चार टाइप के लिए वो बहुत ज्यादा फेमस थे। कौन कौन मेरे दोस्त? एक तो क्या है, एडिटर है, ड्रामेटिस्ट है और लिटरेरी क्रिटिक है और फिलोसॉफिकल है। He was probably the most erudite poet of his time in the English language. His undergraduate poems were literary. उनकी जो undergraduate poet है वो सब literary है and conventional है। His first important publication and the first masterpiece of modernism in English was the love song of J. Alfred Prufrock, जो कि ये आई कब? 1915 में आई, 1915 में आई। ये बहुत ही फेमस रही और एक मास्टरपीस कही जाने वाली रही है। उसके बाद क्या हुआ? ऑल दो पाउंड हैड प्रिंटेड, और ये क्या होते हैं, पाउंड जो होते हैं वो प्रिंट किए प्राइवेटली अ स्मॉल बुक, एक बहुत छोटी सी किताब इनके साथ मिलके। इजा पाउंड है, इनकी दोस्ती हुई, वहां मुलाकात हुई। ल्यूम स्पेंटो as early as 1908. Prufrock was the first poem by either of these literary revolutionists. और जानते हैं ये पहली पोएम थी कौन सी? Prufrock. To go beyond experiment to achieve perfection, it represented a break with the immediate past as radical as that of Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth in Lyric Ballad 1798. जो एस.टी. कॉलरीज जो हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ के समय में जो लिरिकल बलाड्स आई थी 1798 में, उसी के जैसे। From the appearance of Eliot's first volume Prufrock and the other observations in 1917, one में conventionally date the maturity of the 20th century poetic revolution, और यह एक मेच्योर था, एकदम जबरदस्त। ठीक है, उसमें यह बात करी जाती, बट द स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी टू द रोमांटिक रेवोल्यूशन ऑफ कॉलरीज एंड वर्ड्सवर्थ इज ऑब्वियस। मतलब जो आपके कॉलरीज और वर्ड्सवर्थ के बीच में जो रिलेशन था वो एकदम क्लियर था, स्पष्ट था। Eliot and Pound, like their 18th century counterparts, set about reforming poetic dictions, और वो ये सेट करता है कि जो पोइटिंग कंडीशंस है उसको वो क्या करता है? रिफॉर्म करता है। Whereas जहां तक कि Wordsworth thought he was going back to the real language of men, Eliot struggled to create new verse rhymes based on the rhymes of contemporary speech. He sought a poetic diction
that might be spoken by an educated person, being neither pedantic nor vulgar। ना तो पेडांटिक होगा ना ही वह वल्गर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करते रहेंगे इन सब चीजों के बारे में। आपको बहुत सारे सेगमेंट्स आपको मिलते रहेंगे, स्टेटमेंट्स रहेंगे बहुत सारे, जो कि आपको आगे क्वेश्चंस में मिलने वाले हैं। इसलिए एक एक बातों को आपको केयर करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, चलिए जी, चलिए तो देख लेते हैं आगे, इसके चलते हम लोग। हाँ आ गया, द वेस्ट लैंड एंड क्रिटिसिज्म टीएस इलियट। क्या है? विद द पब्लिकेशन इन 1922, जब यह पब्लिकेशन हुई 1922 में ऑफ हिज पोएम द वेस्ट लैंड, इलियट वोन एन इंटरनेशनल रिपुटेशन। जैसे ही वेस्ट लैंड पब्लिश हुई तब जाके इलियट अंतरराष्ट्रीय लेवल पे प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए। क्या हुए? फेमस हुए। अब क्या होता है फिर, वंस अगेन क्या होता है, द वेस्ट लैंड एक्सप्रेसेस विद ग्रेट पावर एंड डिसइंचांटमेंट, disillusionment and disgust of the period after World War First. In a series of vignettes loosely linked by the legend of the search for the Grail, it portrays the sterile world of panicky fear and the barren lusts, and of human being waiting for some sign and promises of redemption. The poem's style is highly complex, erudite, and elusive, and the poet provided notes and references to explain the work's many quotations and allusions. और इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन था, इरूडाइट्स था और इल्यूशंस था। लेकिन जो राइटर था, उस राइटर ने एक जगह पे, एक अपनी जगह पे उसको क्या कर दिया, उन्होंने एकदम उस चीज को विकसित कर दिया, डेवलप कर दिया, ताकि लोगों तक वो चीजें पहुंच सके। उसके बाद क्या बात करते हैं ये कि this scholarly supplement distracted some readers and critics from perceiving the truth originally of the poem, which lay rather in its tendering and universal human reductions of some of desiring salvations and also its manipulations of language। ठीक है, तो ये सारी कैपेबल ऑफ एस्टोनिशिंग, बहुत सारी चीजें इसमें इन्होंने दिया। द वेस्टलैंड कंसिस्ट द 5 सेक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। वेस्टलैंड में कितने सेक्शंस है मेरे दोस्त? 5 सेक्शंस है। इंपॉर्टेंट है। प्रोसीड्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ द रिटोरिकल डिसकंटिन्यूटी, ये रिटोरिकल डिसकंटिन्यूटी है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। दैट रिफ्लेक्ट्स द फ्रेगमेंटेड experience of the 20th century sensibility of the great modern cities of the West. Eliot expresses the hopelessness and confusion of purpose of life in the secularized city, the decade of ups and turns and also the eternity. This is the ultimate theme of the Westland concentrated poem and constant rhetorical shifts. हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखी हुई थी ऑफ अबाउट 800 लाइन्स, 800 लाइन थी, was कट डाउन टू 443। लेकिन जब ये टाइप्ड होती है और जब इजा पाउंड इनसे मिलते हैं तो इसको कट करके 443
बना देते हैं। कितने बना देते हैं? 443 बना देते हैं। अंडरस्टैंड क्लियरली? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी लाइन की है वेस्टलिंग, तो 443, लेकिन जब हैंड रिटन हुई थी तो कितनी थी? हैंड रिटन में सिर्फ और सिर्फ वन ओनली, सॉरी, हैंड रिटन में 800 थी, और जैसे ही ये किसमें आ गई, उन्होंने इजा पाउंड को पास पहुंची और उसको टाइप्ड हुई, तो उस वक्त वो मिल गई आपके कितने में? 433। Eliot said that poet critic must write programmatic criticism, that is criticism that expresses the poet's own interests as a poetic, quite different from historical scholarship which stops the placing the poet in his background. Consciously intended or not, Eliot's criticism created an atmospherics in which his own poetry could be better understood and appreciated than if it had to appear in a literary milieu dominated by the standards of the preceding age. So understand clearly? तो कहने का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? This is the main way to understand. बहुत सारी चीजें उन्होंने यहां पे करी एंड इंप्रूव करी। लेटर पोएट्री एंड प्लेस ऑफ, अंतिम जो क्षण थे, समय थे, इलियट्स मास्टरपीस ऑफ 4 क्वार्टर्स, कितने? 4 क्वार्टर्स, विच वॉज इशूड एज अ बुक इन 1943, though each quartet is a complete poem. Burnt Norton was the first of the quartets. It had appeared in the collected poems of 1936. It is a subtle meditations of the nature of the time and its relation to eternity. On the model of this, Eliot wrote 3 more poems: East Cocker 1940, The Dry Solvages 1941, The Little Gidding 1942, in which he explored through images and great beauty of haunting power in his own past. इन्होंने इसमें जो है कि क्या क्या दर्शाया है? एक सुंदर ब्यूटी, एक अच्छे नेचर को दर्शाया है, अच्छी अच्छी चीजों को दर्शाया है, परफेक्ट थिंग्स को। ईच ऑफ पोएम्स वाज सेल्फ सब्सिस्टेंट, बट व्हेन पब्लिश्ड टुगेदर दे वर सीम टू मेक द, सब सिंपल रहा है इसमें। उसके बाद 1948 में इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिलता ही है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं ये। Eliot began school at what prep school? कौन सा प्रेप स्कूल था? That was first one, Smith Academy. That was not Washington Academy. That was not Becky Academy. That was not Andrea. That was only Smith Academy. After Smith Academy, where did Eliot attended? Smith Academy के बाद इलियट साहब कहां पे अपने आप को अटेंड किए? दैट वाज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी। भाई पहले अकेडमी लेंगे तभी तो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बोलो हाँ कि ना? तो तब उसके बाद वो पहुंचते हैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में। इन व्हाट ईयर डिड इलियट हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड वाज फोर्स्ड टू लीव हिज जॉब इन लंदन? क्या करने लगे कि अपने जॉब को लंदन में क्या कर दे? लीव कर दे। दैट वाज 1921। दैट वाज द टाइम, 1921 वह समय था 1921। क्या था मेरे दोस्त? 1921 था। अंडरस्टैंड क्लियरली? Eliot remarries in 1957 to Valerie Fletcher, who was how many years his junior? अपने जूनियर से जो रीमैरिज किए थे
किससे? वेलरी फ्लेचर से। वो कितनी जूनियर थी उनसे? नियर अबाउट 37 ईयर्स उनसे जूनियर थी। 2000 ईयर नहीं मेरे भाई, कितने? 37 ईयर्स जूनियर फ्रॉम टीएस इलियट। किससे? टीएस इलियट से। इलियट वॉज क्रीमेटेड एट वॉट क्रीमेटोरियम? It was a golden green. What was crematorium? That was golden green. Golden green से ही था, समझ पा रहे? तो ये वहां से ये रिप्रेजेंट कराता है। अगला बताइए जरा आप सभी लोग, नेक्स्ट वन। इलियट्स एसेस वर पुट इंटर्ड एट वॉट चर्च? कौन से चर्च में रखा गया था बताइए? सेंट मैरीज? नो। सेंट बोनावेंचर्स? नो। सेंट माइकल्स। दैट वॉज सेंट माइकल्स, जहां पे उनकी किसको? उनके राख को जो जलाया गया था, उनके एसेस को वहां पर ले जाया गया था चर्च में। इलियट्स पोएम लिटिल गिडिंग। लिटिल गिडिंग, गिडिंग वॉज पब्लिश्ड इन ईयर? कब पब्लिश हुई? अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को पढ़ाया, 1941, 1942, 1944, 1943, 1942 में ये पब्लिश हुई थी लिटिल गिडिंग। ओके, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहे थे इनके बारे में। In Eliot's poem Water represents, in Eliot's poems Water represents for which of the following? कौन सा है मेरे दोस्त? That is life? नहीं। इलियट्स की पोएम जो वाटर है उसमें क्या है मेरे दोस्त? उसमें डेथ और जनरेशन के बारे में बात हो रही है, डेथ एंड जनरेशन के बारे में। इसका अच्छा, तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ऐसे कंडीशन में, क्योंकि दैट वाज आल्सो डेथ एंड दैट वाज आल्सो जनरेशन। अंडरस्टैंड क्लियरली? एनी डाउट एंड एनी प्रॉब्लम? नो डाउट शुड बी टेकन। इन वेस्ट लैंड ड्राई बोन्स सिग्निफाई विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सी फॉलोइंग है जरा बताइए? इट इज स्पिरिचुअल डेथ। इट इज स्पिरिचुअल डेथ है वेस्टलैंड में। किसमें? स्पिरिचुअल डेथ के बारे में बात करता है, आध्यात्मिक डेथ के बारे में बात की जाती है। ठीक है जी, अगली बात हम लोग करें अगले बारे में, तो जरा बताइए, इन इलियट्स पोएट्री फायर, इलियट्स के पोएट्री में जो फायर है, फायर रिप्रेजेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? फायर किस चीज को करता है? फायर मेरे दोस्त हमेशा डिस्ट्रॉयर होता है, वो समाप्ति होती है, खत्म होती है, समाप्ति एकदम कि समाप्त हो जाएगी तो हो जाएगी किसी भी कीमत पे। ठीक है दोस्त, अब जरा आप लोग बताइए, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शंस नहीं, डेड नहीं, डिस्ट्रक्शन नहीं, हाँ डिस्ट्रक्शन होगा, नष्ट, समाप्ति, डिस्ट्रक्शन ही हो जाएगा। Eliots as Wednesday is a, ये धार्मिक लिखी गई थी, धार्मिक, तो पॉलिटिकल पोएम्स नहीं, ये रिलीजियस पोएम है, रिलीजियस पोएम है। इट इज अ रिलीजियस पोएम। ओके, Eliot's four quartets deal with which of the following? जो 4 क्वार्टेट्स थे वो किससे समय, टाइम एंड एटर्निटी से ये थी। ठीक है जी, तो इसमें आप क्या वर्ड यूज कर लेंगे मेरे दोस्त? ये इन द वेस्टलैंड, in the wasteland, Eliot says that modern man has become God-fearing? No. Snobbish? Yes. Hollow? Yes.
तो इसमें सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट होगा। वेस्टलैंड में यही बात बोली गई है। बता दीजिए जल्दी जल्दी। तो इलियट्स द सेक्रेड वुड वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? कब पब्लिश हुई सेक्रेड वुड? अभी हमने आप लोगों को पढ़ा है सेक्रेड वुड पब्लिश हुई 1920 में। इट इज बीइंग पब्लिश्ड इन 1920। Eliot's pre-Christian decade of literary preoccupation spreads from where? 1919 to 1927? No. 1919 to 1929? No. 1919 to 1928? Yes. यही है इनकी क्या? प्री-क्रिश्चियंस डिकेड ऑफ लिटरेरी प्री ऑक्यूपेशन स्प्रेड्स फ्रॉम 1919 से 1928 के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेम्परेरी ऑफ इलियट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो इन्हीं के समकालीन है। इजरा पाउंड तो इनके साथ काम भी किए हैं। पीबी सेली भी इन्हीं के समकालीन है। अरे भाई विलियम शेक्सपियर 1616 के समय के हैं। तो मेरे दोस्त ये सबसे डिफरेंट हो जाएंगे, तो ये इनके समकालीन नहीं होंगे। किसके? विलियम शेक्सपियर साहब के समकालीन नहीं हो सकते। ओके जी, इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है कि नहीं? आवाज आ रही एकदम? चलिए, तो मेरे दोस्त ऑप्शन डी विल बी सुटेबल। नेक्स्ट वन इज इलियट्स आफ्टर स्ट्रेंज गॉड। इलियट्स आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? कौन से साल में पब्लिश हुई? दैट्स पब्लिश्ड इन 1936? नो। 1935? नो। 1934? yes, it was published in 1934. When? In 1934. In the Westland, Madame Sosostries was a क्या थी? एक फॉर्च्यून टेलर थी, मतलब भविष्य वक्ता थी, भविष्य बताती थी। तो भविष्य बताने वाली थी ये। ठीक है जी, अंडरस्टैंड क्लियरली? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो डाउट शुड बी टेकन। अंडरस्टैंड? बहुत ही अच्छे अच्छे इनके क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे अच्छे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते भी हैं। इन इलियट्स पोएम विंटर, इलियट्स की पोएम विंटर जो है, इन द सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किस चीज का विंटर जो है वो किस चीज का सिंबल था? दैट वॉज द सिंबल ऑफ डेथ। भाई विंटर मतलब क्या होता है? कोल्ड। जब कोई बंदा मर जाता है तो उसकी शरीर एकदम ठंडी सी पड़ जाती है, समाप्त सी हो जाती है, एक तरह से कह लीजिए आप, है कि नहीं? तो ये उन्हीं के लिए यूज करे जाते हैं। अगला वर्ड जरा बताइए, विच इज नॉट अ पोएम ऑफ इलियट? अ कुकिंग एग, ये तो है। अरे ऑड टू नाइटिंगेल विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की है, ये इनकी नहीं है, इलियट साहब की। ऑड टू अ नाइटिंगेल बहुत ही फेमस पोएम है, किसकी? मिस्टर वर्ड्सवर्थ की, वर्ड्सवर्थ साहब की। सो ये बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट वन इज इलियट्स लिटरेरी एसे ऑन पोएट्री एंड पोएट्स वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? किस साल पब्लिश हुई? जरा बताइए, विच ईयर्स बताइए। 1956? नो। 1959? नो। 1958? नो। 1957? इट इज वेयर? इन 1957। अंडरस्टैंड क्लियरली? Eliot used rain as a symbolic of which of the following? Water? No, 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 no. रेन के बारे में वाटर में नहीं कहे हैं, स्पिरिचुअल रीबर्थ में कहे हैं।
इसमें क्या है, स्पिरिचुअल रीबर्थ, आध्यात्मिक पुनर्जन्म, आध्यात्मिक पुनर्जन्म के बारे में बात हो रही है। ठीक है जी। आफ्टर दैट, इन द वेस्ट लैंड रेड रॉक इज अ सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जरा बताइए इसमें क्या कहते हैं, हार्डनेस, नो। क्रिश्चियन चर्च, इट वॉज अ क्रिश्चियन चर्च, अंडरस्टैंड। What is the first phase of Eliots poetry? पहला फेज उनका क्या था भाई, जब वो अपनी एकेडमिक, अपनी ग्रेजुएशन करने जाते हैं उसी समय से उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। 1907 टू 1909 तक है, यहीं से उनकी बिगिनिंग होती है। What is the fourth period of Eliots poetry? फोर्थ पीरियड उनका कौन सा है? 1925 है तो 1925, लेकिन 35 नहीं है, 33 है। 33, 25 टू 33, 1925 टू 1920, 1933। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। Which period of Eliot poetry, which period of Eliot poetry is known as period of Eliot's Christian poetry? बताइए। That was, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, that was fourth period, that was fourth period, वो चौथा पीरियड था। Which period of Eliot's religion poetry is distinguished with the Christian poetry? बदल गई, क्या हो गई? बदल गई। जल्दी बताइए। फटाफट बता दीजिए। जल्दी जल्दी बता दीजिए, फटाफट फटाफट खटाखट खटाखट। सभी लोग एक एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीएस इलियट्स के बारे में। तो ये कब होता है जानते हैं भाई साहब? वो तो फोर्थ थी, लेकिन ये फिफ्थ पीरियड होगा। कौन सा फिफ्थ पीरियड होगा? जब विच पीरियड ऑफ इलियट्स रिलीजियस पोएट्री इज डिस्टिंग्विश्ड विद द क्रिश्चियंस पोएट्री, डिफरेंट हो गई। तो वो कब था? फिफ्थ पीरियड में था। Eliot was a renowned editor of the magazine named the Criterion. क्या नाम था? The Criterion, which was in circulations from, कब से कब तक था? 1921 to 1938? No, 1923 to 1939। ये है ऑप्शन बी। कब से कब तक द क्राइटेरियन? द क्राइटेरियन है आप लोगों का 1923 टू 1933। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, व्हाट इज द थर्ड पीरियड ऑफ इलियट्स पोएट्री? तीसरा पीरियड मेरे दोस्त है वो चौथा 25 से, हाँ ये 18 से है। 1918 टू 24 नहीं 5 तक है। ये है आपका, ये 1918 टू 1925 तक ये है। ठीक है जी। नेक्स्ट, द मैगजीन ऑफ विच इलियट वॉज, द मैगजीन ऑफ विच इलियट वॉज एन एडिटर was closed because of outbreak of war in which region? वो कौन से रीजन में, मतलब वो एक कौन सी मैगजीन थी, पत्रिका थी जिसमें वो एडिटर थे, और वॉर के समय वो क्या हो गई? समाप्त हो गई, खत्म हो गई, एक तरह से कह लीजिए खत्म ही हो गई, समाप्ति हो गई। तो वो क्या है मेरे दोस्त? दैट वाज इन यूरोप, वो यूरोप रीजन में थी। दैट वाज इन यूरोप रीजन। The phrase the wisest woman in Europe in the West End referred to Mrs. Porter? No. Cleopatra? No. ये तो शेक्सपियर साहब के
राइटर्स में नेम आते हैं। द टाइपिस्ट नो, तीनों नहीं, अब बचा एक, वही हो जाएगा। मैडम सोसोस्ट्रीस, अभी हम लोग पढ़ भी तो रहे थे इनके बारे में, मैडम सोसोस्ट्रीस के बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वॉज प्रोपाउंडेड बाई किसके द्वारा? जॉन ड्राइडेन नो, एस.टी. कॉलरीज नो, मैथ्यू अर्नोल्ड नो, इट वॉज बाई टी.एस. इलियट, थॉमस स्टर्न इलियट। Which of the following is the first poem of Eliot's first published volume of verse? बताइए। That was Wesley? No. That was Hollow Man? No. That was Love Song of J. Alfred Prufrock. Only Prufrock भी आ जाता है, तो Prufrock भी आप इनको मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? Prufrock. Understand? Next was is T.S. Eliot declared himself to be a romantic? No. Poetic dramatist? No. Painter? No. Catholic? What type of? Catholic उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था। Which of the following is not a drama by Eliot? Ash Wednesday, यही नहीं है उनके द्वारा एक ड्रामा। ठीक है जी। Who has written the book The Art of T.S. Eliot? किसने लिखा? जरा बताइए। Art of T.S. Eliot किसने लिखा? Who has written The Art of T.S. Eliot? Elizabeth Drew? No. Helen Gardner, हेलेन गार्डनर ने लिखा। ठीक है मेरे दोस्त। Who referred to T.S. Eliot's style as poetic shorthand? पोएटिक शॉर्टहैंड के रूप में, जरा बताइए व्हाट इज दैट? दैट इज I.A. रिचार्ड्स, दैट इज I.A. रिचार्ड्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, which of T.S. Eliot's poem is based on musical pattern? It was 4 quartets. It was 4 quartets. Understand? Who is of the opinion the complexity of the modern poetry is the result of complexity of the modern life? He is T.S. Eliot, means Thomas Stern Eliot. He is Thomas Stern Eliot. Understand clearly? जरा बताइए नेक्स्ट, इन विच essay has T.S. Eliot put his views on the impersonality of poetry and the poetic process? It is the tradition and the indivisible talent. It is tradition and indivisible talent. Understand? Next, in Eliot's view, perfect poetry can only take place when there was, जब वहां पर यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन एकाग्रता या एक मत, सेंसिबिलिटी समझ का जब एक मत होगा तो। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन T.S. Eliot's poem as Wednesday? देखिए वहां पे अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा T.S. Eliot साहब का ड्रामा या फिर नोवेल नहीं था, ऐसे नहीं था, तो वो क्या नहीं था मेरे दोस्त, जरा बता दीजिए। दैट वॉज नॉट, वो ड्रामा नहीं, ये ड्रामा नहीं है, ये पोएम है। तो 4, 5 एंड 6, इट इज इन 6 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? ये है 6 पार्ट में है। कितने पार्ट में मेरे दोस्त? ये 6 पार्ट में है। अंडरस्टैंड क्लियरली?
Who says in essay metaphysical poets Tennyson and Brownies are poets and they think but they do not feel their thoughts, and immediately as the author of a rose as thought to done was an experience, it modified his sensibility. Who is T.S. Eliot? He is Thomas Stern Eliot. Next is that T.S. Eliot propounded the theory of poetic drama in it is in rhetoric and poetic drama. अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया इनके बारे में जब डिस्क्राइब कर रहे थे, तब डिस्क्रिप्ट में जल्दी जल्दी बताते चले समझाते चले पढ़ते चले, एक एक बात आपका क्लियर होते चलेगा, डिफरेंट नहीं आएगा, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, क्या है? नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन, हिज सिग्निफिकेंट, हिज appreciation is the appreciation of the relation to the dead poets and the artists. वो क्या है? These lines by T.S. Eliot defined in the theory of, किस theory में? That was in tradition. वो थी परंपरा, एक उनकी आई थी ट्रेडिशन, उसी में उन्होंने कहा था। Who said poetry is not a turning loose of emotion? कौन कहता है कि turning loose of emotion but an escape from emotions? That is in sex. No, किसने कहा? हाँ, इलियट साहब ने नहीं कहा है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने ही कहा है। नेक्स्ट, who said the 20th century is still 19th? जो 20th century है अब वह इस 19th century, although it may in time acquire its own character. Acquire मतलब होता है ग्रहण करना, अपने खुद के कैरेक्टर को, that is said by Mr. T.S. Eliot. Thomas Stern Eliot. Who said when a poet mind is perfectly equipped of its work, it is constantly amalgamating human experience. It is from T.S. Eliot. It is from T.S. Eliot, Thomas Stern Eliot. From Thomas Stern Eliot. The analogy was that of the catalysts when the two gases previously mentioned are mixed in the presence of a filament of platinum. They form surplus acid. This combination takes place only if the platinum is present. Nevertheless, the newly formed acid contains no trace of platinum. The above lines are an extract from T.S. Eliot's essay. कहाँ से है? Hamlet and Problems? No. The Perfect Critic? No. The Imperfect Critic? No. It is the Tradition and Individual Talents. It is from where? Traditions and Indivisible Talents. यहां से है ये जबरदस्त सेगमेंट। अंडरस्टैंड क्लियरली? जल्दी जल्दी बताते चलिए, समझते चलिए, ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, क्या है मेरे दोस्त? व्हाट इज दैट? व्हाट आर नेक्स्ट क्वेश्चन? The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an objective correlative. In the other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion. What is that? That is an objective. वह क्या है? वह है एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। दैट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज व्हेन लवली वुमेन stoops to fully and passes
about her room again alone. She smoothes her hair with automatic hand and put a record on a gramophone. Record a gramophone, it was said in the Westland. कहां पे कहा गया? वेस्टलैंड में कहा गया। ये कहानी, ये बातें वेस्टलैंड में कही गई हैं। टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट, ये टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट वही है जो हम लोग कल पढ़ रहे थे। दैट इज इन बर्ट नॉर्टन, दैट इज इन बर्ट नॉर्टन। नेक्स्ट, वॉट वी कॉल द बिगिनिंग इज ऑफन द एंड। क्या है? इट इज टी.एस. इलियट। Which book aroused interest in T.S. Eliot in the poetry of Lefebvre? Lefebvre, a French symbolist, that is Arthur Symon's The Symbolist Moment. Criticism must always profess an end in view. Its function is to promote the understanding and enjoyment of literature. Who said? किसने कहा? मैथ्यू अर्नोल्ड? नो. जॉनसन? नो. टी.एस. इलियट? यस, इट इज सेड बाय टी.एस. इलियट. It is said by T.S. Eliot. Understand, all of you are? So guys, this is the actual segment here. Whatever we have studied very well, जो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे के पूरे सेगमेंट्स को पढ़ा है। तो एक बार जल्दी से फटाफट आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और एक बार 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 रिपीट करके देखिए, ये 100% क्लियर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास को बस यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।